हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन आईएएस। मेरा नाम राधा गुप्ता है और मैं इतिहास विषय के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी। इसके बाद ऐसे ही अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे उन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो हमारा लगभग ये 45 से 50 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य है हमारा इस चर्चा का, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप लोग यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास विषय को या अलग अलग जो आपके महत्वपूर्ण विषय होंगे उन विषयों को किस तरीके से अप्रोच करें, उनकी तैयारी इस परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे करें। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है कि कई सारे आप अलग अलग अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इतिहास एक हिस्सा आपको मिल जाएगा। स्कूलों में हमने इतिहास एटलीस्ट 10वीं तक हम सब ने इतिहास
पढ़ा होता है। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समझना कि हम कौन सी परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा में उस विषय को कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो तो एक ही रहना है। तो कितना डेप्थ में आप उसको पढ़ें और किस तरीके से उसको पढ़ें, ये समझना बहुत आवश्यक होता है। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है उसको यही चीज समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है, किस तरीके के प्रश्न इतिहास विषय में पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको इसकी समझ विकसित हुई तो आपकी तैयारी तुलनात्मक रूप से आसान होगी। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप लोग कि पाठ्यक्रम समझना जरूरी है और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना आवश्यक है। आप में से किसी ने अभी तक सिलेबस को देखा है? तो उसमें कुछ आपको समझ में आया? क्या चीज आप समझ पाए अगर आपने सिलेबस चाहे प्रीलिम्स का देखा हो चाहे आप लोगों ने मेंस का देखा हो, उसमें क्या चीजें आपने समझी? सिलेबस से कुछ आइडिया नहीं लगता है। अगर आप सिलेबस देखें तो आपको काफी वेग लगेगा कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें और हम यहाँ इतिहास विषय की बात कर रहे हैं, तो जब हम इतिहास को देखते हैं तो प्री का जो जीएस का हमारा पेपर होता है 100 नंबर, 100 आपके उसमें प्रश्न आते हैं और लगभग आप देखेंगे 15 से 16 प्रश्न औसत रूप से पूछे जाते हैं। किसी साल हो सकता है कि इन प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए, किसी साल हो सकता है कि घट जाए। इस चीज को भी यूपीएससी स्पेसिफाई नहीं करता है कि हम किस विषय से कितने प्रश्न पूछेंगे। तो हम एक औसत लेकर के चलते हैं जिससे हमको ये समझ में आए कि किस विषय का महत्व कितना है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में हम देखते हैं कि 100 में से लगभग 15-16 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। जब हम मेंस के चरण में आते हैं तो उसमें जो हमारा जीएस 1 वाला पेपर है उसमें इतिहास पूछा जाता है। उसमें भी आप अगर एवरेज निकालें तो आपको लगभग 6 प्रश्न उसमें मिलेंगे। अब इसमें भी ऐसा हो सकता है कि किसी साल वो प्रश्न 7 या 8 हो जाते हैं, किसी साल वो प्रश्न 5 हो जाते हैं। औसत अगर हम लेकर चले तो हमको 6 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। माने अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास हमारा एक महत्वपूर्ण विषय बनता है। अब अगर हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखें तो उसमें लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपका ये लाइन वहां पर लिखा हुआ है। अब अगर आप सिलेबस जो यूपीएससी ने रिलीज किया है उस लाइन को देखें तो ये बहुत ही व्यापक मीनिंग इसका निकलता है। ऐसा हम देख करके भ्रमित हो सकते हैं कि भाई इसमें हमको सब कुछ ही पढ़ना है भारत के बारे में अगर हम इतिहास की बात करें। तो कैसे फिर समझा जाए कि इस परीक्षा की तैयारी में किन हिस्सों पर हमको फोकस ज्यादा रखना है, किन हिस्सों के बारे में हमको औसत जानकारी की आवश्यकता होगी। इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जनरली तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में देखा है कि वो प्रश्न पत्रों को नहीं देखते हैं। पिछले साल क्या पूछा गया है, एटलीस्ट 10 साल का क्या ट्रेंड रहा है, उस चीज की समझ आपको होनी बहुत आवश्यक है। तभी आपको यहां समझ में आएगा कि हम इस सिलेबस का मतलब क्या समझें, किन हिस्सों के ऊपर हम अपना फोकस ज्यादा रखें। ठीक है, तो जब हम लोग ये तैयारी करते हैं, जब इस बारे में हम चर्चा करते हैं क्लास में भी, तो हम हर टॉपिक के साथ ये चीज समझेंगे कि किस सब्जेक्ट, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, मेंस में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिससे सिर्फ मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिससे सिर्फ हमको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी जो हमारी तैयारी होगी वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक, तो यहाँ हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि हमारे सिलेबस के हिस्से क्या क्या हैं और किस तरीके से हम इतिहास विषय यहाँ पे विषय को अप्रोच करेंगे। ठीक है,
चलें, अब जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो यहां हम इसको विभाजित करेंगे। यहां होगा हमारा प्राचीन भारत, इसी में कुछ हिस्से हम पढ़ते हैं पूर्व मध्य काल के। ठीक है, यहां हम आते हैं, यहां आएगा हमारा मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो हमारा हिस्सा होता है वो होता है आधुनिक भारत। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा आधुनिक भारत का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक, अब जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो इन विषयों का क्या वेटेज है? अगेन, क्या यूपीएससी स्पेसिफाई करती है कि जब वो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछेगी तो किन हिस्सों से ज्यादा प्रश्न पूछेगी या कितने प्रश्न पूछेगी? ऐसा भी नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? अगेन, प्रश्न पत्रों का हमको विश्लेषण करना है ताकि हमें यह समझ में आए कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो 17-18 के समय में तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको ये कहेंगे कि हमारे समय में हम आधुनिक भारत पढ़ लेते थे और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हमारी मेजर तैयारी इतिहास की हो जाया करती थी। अभी अगर आप ट्रेंड देखें तो आपका इस हिस्से के ऊपर ज्यादा फोकस बढ़ गया है। अब यहां भी जब हम देखते हैं तो फोकस किसके ऊपर बढ़ा है? कला और संस्कृति। क्या सिलेबस में कहीं लिखा है कला और संस्कृति? कहीं नहीं लिखा हुआ है कला और संस्कृति। लेकिन जब हम इसके प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है पूछ तो प्राचीन भारत से ही रहे हैं। ये तो लिखा है यहाँ भारत का इतिहास, और उसके भी किस पहलू से पूछ रहे हैं? सांस्कृतिक पहलू से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसमें सांस्कृतिक पहलू के ऊपर हमको विशेष ध्यान रखना है। इसका ये मायने नहीं है कि हम बाकी हिस्सों को नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी हिस्से भी पढ़ेंगे, मगर जो संस्कृति वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम फोकस ज्यादा रखते हैं। ठीक है, समझ आ रही हैं चीजें? अब देखते हैं हम प्राचीन भारत में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। टॉपिक्स हम ब्रीफली यहां पर देखते हैं। तो यहां देखिए, यहां एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वो है स्रोतों का। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो आपको यह टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्रोत को समझ लेते हैं तो आपकी जो इतिहास की समझ है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, और कई सारे आपके ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधे आपको यहां से मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर साहित्य, आप प्रश्न पत्रों को उठा करके देखिए, आपको साहित्य के ऊपर काफी प्रश्न मिलेंगे। चाहे आपके प्रारंभिक परीक्षा में हो, चाहे मुख्य परीक्षा में ही तमिल साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, फारसी साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, भक्ति साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको स्रोतों को समझना है कि किस किस तरह के स्रोतों का प्रयोग हम करते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये एक हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है। इसके आगे आते हैं हम, तो हमारा अगला टॉपिक होता है पाषाण काल। अब इन सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम इनके सब टॉपिक्स को भी वहां पर करेंगे। यहां हम मेजर टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो पाषाण काल हो गया, फिर हम एक पढ़ते हैं यहां पर ताम्र पाषाण काल। इसके बाद एक जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। इन टॉपिक्स में भी आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर यूपीएससी का फोकस ज्यादा रहा है। अगर हम प्रश्न पत्रों के हिसाब से विश्लेषण करके ट्रेंड को समझे तो कुछ टॉपिक्स होंगे जिनसे काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, जो कई बार रिपीट होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कभी कभार प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो सारी चीजों का भी यहां पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जिस काल को हम राजनीतिक रूप से कहते हैं महाजनपदों का काल, और इसी समय में हम पढ़ते हैं बौद्ध और जैन दर्शन के
बारे में। अब जो हमारा बौद्ध और जैन दर्शन है, इसमें भी खासकर जो हमारा बौद्ध दर्शन है, ये आप चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, चाहे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये हमारा बनता है। प्रारंभिक परीक्षा में तो आप देखेंगे कि लगभग हर साल आपको बौद्ध धर्म पे कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा, चाहे उसके दर्शन से पूछा हो उन्होंने, चाहे उसके साहित्य से पूछा हो, चाहे बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हों, उन स्थलों के ऊपर पूछा हो, बौद्ध दर्शन से प्रश्न आपको मिलना ही है अगर हम ट्रेंड को समझें। आप 19 के पहले भी देखेंगे कि पूछा जाता था, बोधिसत्व के ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, पारमिता शब्द का मायने क्या है उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध और जैन धर्म में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। अभी अगर आप देखें तो साहित्य से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए हैं, या आपको कई सारे स्थलों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनको रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जैसे कार्ला हो गया, जैसे चंद्रकेतुगढ़ हो गया, इन सारे साइट्स को, चंद्रकेतुगढ़ ऐसा साइट है जिसको हम मौर्य साम्राज्य के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपको ध्यान रखना है कि वहां आपको विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। बौद्ध धर्म जो है या बौद्ध दर्शन जो है वो उन्हीं टॉपिक्स में से एक होगा जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं। ठीक है, चलें अब आगे आते हैं। इसके आगे जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, और एक उसमें से महाजनपद होता है मगध, जो कि सबसे मजबूत उभरता है, और वहीं से हमारा मौर्य साम्राज्य आता है। तो भारत का जो पहला साम्राज्य होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगेन मौर्य साम्राज्य भी हमारा एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ अशोक के बारे में पढ़ेंगे, और राजाओं के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अशोक यहाँ पर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण राजा होता है। उसने कई सारे अभिलेख लिखवाए थे, उसके जो उत्कीर्णित अभिलेख हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में अशोक के अभिलेखों के डिटेल्स पूछा है, अशोक के अभिलेखों में क्या भाषा का प्रयोग किया गया है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं। अर्थशास्त्र जो कि इस समय की रचना मानी जाती है, कुछ हिस्से अर्थशास्त्र के इस समय रचे गए थे, तो अर्थशास्त्र का अलग अलग चीजों पर क्या पर्सपेक्टिव है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था दास्ता के ऊपर, तो उससे जुड़े स्टेटमेंट्स उसमें दे दिए थे, और अर्थशास्त्र उनके बारे में क्या कहता है उसमें हमको सही या गलत कथन को छांटना था। धौली करके एक जगह है, उसके बारे में पूछा था, अगेन मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रकेतुगढ़ करके एक जगह है जिसका हमको मौर्य साम्राज्य के समय से ही हमको वहां पे कई सारी मृण मूर्तियां मिलती हैं, तो उससे जुड़े डिटेल्स वहां पर पूछा है। तो जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमको कैसे पढ़ना है ये समझ में आएगा प्रश्न पत्रों को देख करके। ठीक है, तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण स्थलों के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्थलों को भी जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि ऐसे स्थल के बारे में पूछा जा रहा है जो आर्थिक महत्व के हैं या सांस्कृतिक महत्व के हैं। तो आर्थिक महत्व के कैसे होंगे, कोई महत्वपूर्ण शहर होगा जो शिल्पकारी के लिए फेमस होगा, कोई ऐसा शहर होगा जो कि लंबी दूरी के व्यापार के लिए फेमस होगा, कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां से हमको हो सकता है हल के हमको अवशेष वहां से मिलते हों, हो सकता है हमको वहां से जुते हुए खेतों के अवशेष मिलते हों। तो इस सब तरह के जो हमारे स्थल होंगे आर्थिक महत्व के, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बंदरगाहों के ऊपर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व पर आते हैं तो किस जगह पे कोई अगर बहुत प्रसिद्ध कहीं पे मंदिर है, कहीं पे मृण मूर्तियां मिल रही हैं हमको, कहीं से हमको कोई प्रमुख मूर्ति मिली है, तो इस तरीके के जो स्थल होंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं तो वो हमारा होगा मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में हम कई सारे छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन वंशों से जुड़ा हुआ हमारा क्या साहित्य होगा। जैसे बहुत रिसेंटली अभी नागसेन की रचना के ऊपर प्रश्न आया था, तो अब वहां कंफ्यूजन होगा कि नागसेन है कि नागार्जुन है, किसने लिखा है। अगर हम मिलिंद पन्हू की बात करें तो इस तरीके के भी प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं जहां थोड़ा बहुत हमको विवाद देखने को मिलता है। तो
इससे जुड़ा हमको साहित्य क्या है, इस समय किस तरीके से सांस्कृतिक विकास हो रहा है, इससे जुड़ा प्रश्न हमको काफी देखने मिलता है। मौर्योत्तर काल भी इस मामले में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। खास करके इस काल से जो आपको प्रश्न देखने मिलते हैं वो सांस्कृतिक विकास से जुड़े हुए ज्यादा मिलते हैं। ठीक, तो कई सारे हम इसमें छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा इसमें एक बड़ा होगा, जो बड़े टॉपिक्स आते हैं इसमें, वो बनता है हमारा 3। एक जो है वो है हमारा कुषाण वंश। तो उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बनता है वो बनता है कुषाणों का। ठीक है, दक्कन में हम आएंगे, तो दक्कन में जब हम आएंगे तो वहां जो हमारा प्रमुख वंश बनेगा वो बनेगा सातवाहन। और जब हम दक्षिण में आ जाएंगे तो दक्षिण में हमारा आएगा संगम काल। अब इससे जुड़े हुए भी आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कारला करके एक साइट बार बार पूछा है, तो कहाँ आ रहा है, हम सातवाहन वंश के समय में उसको पढ़ते हैं। वट्ट किरुताल करके एक टर्म पूछा था कि इसका क्या मायने होता है, वो कहाँ से आ रहा है टर्म, संगम साहित्य से आ रहा है हमारा टर्म। संगम काल से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह जो हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा। जैसे एक मुजीरी करके पोर्ट है, उसके बारे में प्रश्न पूछा कि क्या है ये, तो वो महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इस काल का भी हमारे लिए बहुत महत्व होता है, अगर हम इसको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ें, चाहे हम इसको मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ें। मेंस में भी आपको संगम साहित्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि संगम साहित्य से किस प्रकार उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप कुषाण वंश से देखें तो कुषाण वंश में बौद्ध कला का जो विकास हुआ उससे जोड़ करके प्रश्न पूछे गए हैं कि गांधार कला के ऊपर यूनानी प्रभाव पे प्रश्न बना है, बैक्ट्रियन प्रभाव पे प्रश्न बना है, रोमन प्रभाव पे प्रश्न बना है। ठीक है, तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक भी जो है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और यहाँ हमको देखिए, इतिहास पढ़ते हुए एक जो भ्रांति होती है कि बहुत ही तथ्यात्मक है, सब कुछ ही याद करना है, ऐसा नहीं होता है। आप जब पढ़ेंगे, देखिए एक ये क्या है ना कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहा है, अगर आप देखें 10वीं 12वीं तक भी आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है। सोशल साइंस में क्या बोल देंगे कि भाई ये 4 सवाल रट करके चले जाओ, इसी से प्रश्न आएंगे, और हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है। विज्ञान में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका गणित में तो अच्छा नंबर आ रहा है। ये एक समस्या रहती है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। मगर जब आप इतिहास को डिटेल में समझ करके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको तथ्य नहीं पढ़ने हैं, जाहिर सी बात है तथ्यों को आपको कुछ पढ़ना है, मगर उन तथ्यों को समझने में आपको काफी आसानी होगी। उन तथ्यों को याद रखना आपके लिए काफी आसान होगा अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझ करके तब अपनी पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ तो उतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हर चीज के डिटेल में, हर टॉपिक को कैसे पढ़ें उस डिटेल में हम जा पाए, मगर आप जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को तो ये चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, चलें अब यहाँ आते हैं, इसके आगे हम क्या काल पढ़ते हैं। इसके आगे जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य। अगेन ये टॉपिक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें चाहे मेंस के दृष्टिकोण से देखें। प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे उस प्रकृति में आपको अंतर देखने मिलेगा। ठीक है, जब हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं या जब हम मेंस में पढ़ रहे हैं, टॉपिक दोनों के दृष्टिकोण से हमारा महत्वपूर्ण और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरह के प्रश्न पूछे गए। जैसे एक प्रश्न मेंस में पूछा गया है जो गुप्त काल से, उसमें यह पूछा गया है कि गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनकी उत्कृष्टता बाद के काल में देखने को नहीं मिलती है, स्पष्ट करें। तो अब इसको रट के कैसे लिखेंगे, यहां तो हमको समझना है कि अगर कहा जा रहा है कि सिक्कों की उत्कृष्टता तो उसका मायने क्या है, बाद के काल में अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, किस तरह के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आए कि सिक्कों की जो उत्कृष्टता है वो डाउन होती चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ कई सारे ऐसे हिस्से होंगे जिसको हमको बहुत कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर समझना होगा। तो गुप्त साम्राज्य भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, दोनों ही दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। इसके आगे का जो हमारा काल होगा वो होगा
गुप्तोत्तर काल, कि गुप्त काल के बाद का काल है। इसमें कई सारे हमको छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे हमको यहाँ पे वंश देखने के लिए मिलते हैं। इसमें भी जो हमारा महत्वपूर्ण होगा वंश, जिसके बारे में हमको थोड़ी ज्यादा जानकारी रखनी है, वो होगा हर्ष का काल, वर्धन काल। तो उत्तर भारत में पढ़ेंगे तो हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अगेन दक्कन में जब हम जाएंगे तो वहां हम चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम दक्षिण में जाते हैं तो वहां पर हम पल्लवों के बारे में पढ़ते हैं। ये समकालीन हुआ करते थे एक दूसरे के, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण साहित्य आपसे पूछा जाएगा। मेंस में तो इसी साल का अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें कांची के पल्लवों का क्या सांस्कृतिक योगदान रहा है, उसके ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक हमारा, जब हम देखते हैं टॉपिक, वो हमारा बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम पढ़ते हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बारे में। अब पालों से भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया है कि पाल राजाओं का बौद्ध धर्म के विकास में क्या योगदान था, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनके ऊपर प्रश्न बनता है। जैसे बहुत फेमस एक टेम्पल जो है हमारा कैलाशनाथ मंदिर, वो इसी समय में बना है, तो किसने बनवाया है या क्या उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, वो चीजें हमारे यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो संघर्ष है त्रिपक्षीय, इससे जुड़े हुए क्या कलात्मक पहलू हैं खास करके, वो हमसे परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ठीक। अब यहां आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य। अगेन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हो चाहे मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से हो। अगेन इसी साल अगर आप देखें मेंस में चोलों का जो सांस्कृतिक योगदान रहा है स्थापत्य कला में, उससे प्रश्न पूछा गया है। 2021 का अगर आप प्रश्न देखें तो गुप्त और चोल राजाओं के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो इन राजाओं के सांस्कृतिक योगदानों से आपसे प्रश्न बन रहा है। अब यहां भी देखिए एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमसे युद्धों के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अगर कभी प्रारंभिक परीक्षा में आप 10 साल का पेपर उठाएंगे, उसमें हो सकता है कि कोई एक प्रश्न हो जिसके 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में कोई राजनीतिक योगदान पूछा हो। जनरल जो हमारा ट्रेंड है उसमें पूछा जा रहा है सांस्कृतिक योगदान के बारे में, ठीक है। तो अब अगर हम पढ़ रहे हैं किताब, अब इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक हम कह सकते हैं मिसकॉन्सेप्शन ही है ये कि इतिहास जो है वो राजा रानियों का इतिहास है। सिर्फ क्या हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, किसने किसको हराया, किसने अपना साम्राज्य विस्तार कितना कर लिया, हम बहुत ज्यादा अपनी जो एनर्जी है वो इसमें लगा देते हैं इस चीज को समझने में। क्या उस समय आर्थिक विकास हुए, क्या उस समय सामाजिक परिवर्तन आया, किस तरीके से सांस्कृतिक विकास हुआ, कैसे उसने हमारे आज के समय को, जो हमारी अभी की स्थिति है, कैसे उसने उसको प्रभावित किया है, इन सारी चीजों के ऊपर हम अपना फोकस नहीं रख पाते हैं। प्रश्न जब हम देखते हैं तो प्रश्न इन्हीं पहलुओं से पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है वो इस चीज में कम इंटरेस्टेड है कि किसने किसको हराया, इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किसने सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया, किस तरीके का सांस्कृतिक विकास हुआ, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस के साथ साथ हमको प्रश्नों का क्या प्रकृति है उसको समझना बहुत आवश्यक होगा, ठीक है। समझ आ रही है ये चीजें, क्लैरिटी है यहां तक? चलें, अब अगर हमको इसको पढ़ना है बहुत ब्रीफ में, अगर हम आपको ये चीज बताएं कि क्या क्या पहलू हमको पढ़ने होते हैं, ये तो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हो गए। अब जब हम पढ़ते हैं इन कालों को, तो चाहे आप ये प्राचीन भारत पढ़े चाहे मध्यकालीन भारत पढ़े, यहाँ पर ये चीजें लगभग दोनों में सेम आपको काम आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ हम पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में कि किस तरीके का राजनीतिक जीवन यहाँ पर था। अब देखिए प्रश्न भले ही नहीं पूछा जा रहा हो, मगर एक बेसिक समझ, एक औसत समझ हमारे पास होनी चाहिए। समझना क्या है कि बहुत अननेसेसरी हमको अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है, ऊर्जा नहीं गंवानी है ये याद रखने में कि कौन से सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया,
ठीक है, इसमें हमको अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद करनी है। ब्रॉडली हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से सेंचुरी की बात हो रही है। जब हम प्रारंभिक भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमको सेंचुरीज का अगर आइडिया है, कौन किसका समकालीन है, ये अगर हमको आइडिया है तो हम सेफ हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे समझ होनी चाहिए। किसी काल में कोई बहुत प्रमुख राजा रहा है तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा है कि, क्योंकि जनरली जब हम समाज देख रहे हैं तो पितृसत्तात्मक रहा है, तो अगर कहीं किसी स्त्री का कोई बहुत प्रमुख योगदान रहा है, चाहे रानी के रूप में हो, चाहे रचनाकार के रूप में हो, तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रमुख हिस्सा हमारा बन जाता, खासकर अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए। प्रशासन के बारे में हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब हम क्लास शुरू करेंगे तो इसमें भी राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं तो क्या राजनीतिक जीवन में भी पढ़ना है, उसके ऊपर एक पूरी चर्चा होती है। लगभग हम लोग 1.5 घंटे का समय लेकर के ये क्लास में करते हैं कि हर पहलू का आपका क्या छोटे छोटे उसमें पहलू आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो वहां से आपको ये भी समझ में आ जाता है कि राजनीतिक जीवन में पढ़ें तो क्या पढ़ें और वो किस चीज पे आधारित होगा, क्या प्रश्न पत्रों की प्रकृति है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पे हम उसको आधारित करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन हमको समझना होता है। अब यहाँ जो हमने एक संक्षिप्त चर्चा भी की है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं तो सांस्कृतिक योगदान क्या रहे हैं उस समय के राजा रानियों के, उस चीज पे हमको फोकस रखना है। ठीक है, यहाँ आएंगे आर्थिक, तो आर्थिक व्यवस्था में हम क्या पढ़ते हैं, खेती के बारे में पढ़ना होता है हमको, पशुपालन के बारे में पढ़ना होता है, शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ना होता है, व्यापार के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम व्यापार के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रमुख शहर उस समय हुआ करते थे, लंबी दूरी का व्यापार हो रहा था तो कौन से बंदरगाह हुआ करते थे, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। क्या वो मुद्रा का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, अगर मुद्रा का प्रयोग करते थे तो उससे जुड़ी कोई हमारे पास विशेष टर्मिनोलॉजी है क्या, कोई ऐसी शब्दावली है क्या जो हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा में जब देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं साहित्य पूछते हैं, स्थल पूछते हैं, दर्शन पूछते हैं, उसके साथ साथ अब जो ट्रेंड बना है उसमें शब्दावलियों पे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो माने फनम का मायने क्या है, वट्ट किरुताल का मायने क्या है, परामिता का मायने क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का मायने भी हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि अब जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हमको क्या उसमें कोई ऐसी शब्दावली देखने मिल रही है, इस चीज का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर हमको तथ्य पढ़ना भी है तो कौन सा तथ्य पढ़ना है, ये चीज हमको यहाँ पे समझ होनी चाहिए। सामाजिक जीवन पर जब हम आते हैं तो किस तरीके का सामाजिक वर्गीकरण था, किस किस तरह के लोग उस समाज में रहते थे। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उसका विकास किस तरीके से हुआ है, क्या कोई ओवर टाइम उसमें बदलाव आया है या नहीं आया है। जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो उनकी क्या स्थिति रही है, अलग अलग कालखंड में किसी तरीके का हमको कोई परिवर्तन देखने को मिलता है क्या, अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो परिवर्तन किस तरीके का है। तो इन सब चीजों से जो जुड़े हुए मुद्दे होंगे उसको हम सामाजिक पहलू में पढ़ते हैं। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो अगर आप एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे तो आगे वही चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। जब कोई बदलाव आएगा तभी हमको वहां पे एडिशन करना है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हमने ये पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था का उदय, तो वो तो एक ही जगह हमको समझना होगा जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमको उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता कहाँ आएगी, जहां कोई बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जातियों के विकास की बात कर रहे हैं तो जातियों का विकास किस तरीके से हुआ, अगर हमको वो एक बार समझ में आ गया तो आगे के हिस्सों में हम क्या चीज देखेंगे कि किस समय प्रोलिफरेशन हो रहा है, किस समय संख्या ज्यादा बढ़ रही है और कैसा परिवर्तन आया जिससे संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ समझने की आवश्यकता होगी। खेती है, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, खेती है, तो अगर खेती शुरू हुई तो एक बार हमने पढ़ लिया कि किस किस तरह के फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। अब हमको दोबारा वहां कब जाना है, जब कोई नए तरह की फसल का इंट्रोडक्शन
होगा। जैसे जब यूरोपीय आएंगे, इसके ऊपर आधुनिक भारत में प्रश्न पूछा भी गया है, यूरोपियों के आगमन के साथ में कुछ नई फसलों का इंट्रोडक्शन होगा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हमको वहां पे वो चीज दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी, है ना। या अगर हम तकनीक की बात करें, तो अगर हमको ये पता है कि इस काल में इंसानों ने हल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, अब कहीं कुछ अगर नया होगा तभी तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है ना। नहीं तो एक बार जब हमने समझ लिया तो आगे के काल में हमारी वो चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे पहले करेंगे, हर पहलू का एक बार हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको डील करेंगे, और तब उसमें किस तरीके के तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां आते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू पर। कई बार ये दोनों चीजें जो हैं वो ओवरलैप होंगी। उदाहरण के तौर पर जब हम बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो किस तरीके से उसने सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दिया है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे, जब हम प्राचीन भारत की बात करें तो किस तरीके से इन धर्मों और इनके दर्शन ने सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया है। तो जब हम धार्मिक पहलू पढ़ेंगे तो उसमें हम उस धर्म के साथ में किस तरीके का दर्शन जुड़ा है उस दर्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसी पर्टिकुलर धर्म का उदय हुआ तो क्यों हुआ, कोई धर्म जो है वो ज्यादा प्रमुख एक पर्टिकुलर समय पर क्यों हुआ, अगर उसका डिक्लाइन हुआ तो उसका पतन क्यों हुआ, क्या कोई ऐसा भी हमको समय देखने मिलता है जब एक धर्म विशेष में कोई कुरीतियां उपस्थित हैं तो उसको सुधारने का प्रयास किया गया है, क्यों वो प्रयास किया गया है, किस हद तक वो प्रयास सफल रहा है। इन सारी चीजों की चर्चा हम धार्मिक पहलू में करते हैं। ठीक है, संस्कृति में आते हैं हम, तो संस्कृति में हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं कला। अब कला में भी कई सारे हमारे सब टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे चित्रकला, जैसे मूर्ति कला, जैसे हमारा हो जाएगा नृत्य या संगीत। तो क्या ये जो कला के प्रकार हैं इनसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनका क्या वेटेज है, ये हमारे लिए समझना अगेन बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब कला में भी देखेंगे आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो वो हमको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कला में भी अलग अलग चीजें हमारी आ जाएंगी, मूर्ति कला आ जाएगी, चित्रकला आ जाएगी, नृत्य आ जाएगा, संगीत आ जाएगा इत्यादि, और भी हमारे कई सारे पहलू यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसी तरीके से पढ़ ले, हमको एक फ्रेमवर्क ही समझ आ गया और सांस्कृतिक योगदान राजाओं का पूछा, तो हम लिख सकते हैं कि संस्कृति के क्या क्या पहलू होते हैं। ये फ्रेमवर्क हमको समझना है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये समझना है कि किस काल में किस तरह की कला का विकास हो रहा है, किस तरह के स्थापत्य का विकास हो रहा है, किस तरीके के साहित्य का विकास हो रहा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से उन चीजों को हम इंटीग्रेट करके कैसे पढ़ें, याद रखें और लिख पाएं कम समय में, जो समय सीमा है और शब्द सीमा है उसमें, वो चीज हमको वहां पर देखना है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे चाहे नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, चाहे संगीत से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, या चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। खासकर प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। नृत्य में भी हम पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा शास्त्रीय जो नृत्य का फॉर्म है, या लोक नृत्य का फॉर्म है, जो महत्वपूर्ण लोक पर्व हैं, वो सब हमारी संस्कृति का ही तो हिस्सा है। उन सारे चीजों को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेंस मेक कर रहा है। चलें आगे आते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य। किस तरह के साहित्य की रचना हम प्राचीन भारत में जब देखते हैं तो हो रही है, क्या क्या उसमें से महत्वपूर्ण साहित्य है। अगेन साहित्य वाला जो हिस्सा है ये बार बार पूछा जाता है जब आप प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखेंगे। तो जब हम मुख्य परीक्षा में आते हैं तो मुख्य परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आर्थिक और सामाजिक जीवन के साथ जोड़ करके
पूछ दिया गया है। जैसे तमिल साहित्य जो है, संगम साहित्य, उसमें किस तरीके से हमको आर्थिक या सामाजिक जीवन के पहलू देखने को मिलते हैं। जो फारसी साहित्य है वो मध्यकालीन युग की भावना को किस प्रकार दर्शाता है, ये उसमें पूछा गया है। या भक्ति साहित्य की प्रकृति और उसका भारतीय संस्कृति और विरासत में योगदान। तो मेंस में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो जब हमको मालूम है तो अब हम उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण हमारा इसमें संस्कृति में हिस्सा हो जाता है। तो किस तरीके की स्थापत्य कला का विकास हुआ? जब हम स्थापत्य कला की भी बात करते हैं तो क्या स्थापत्य कला कौन सी ऐसी है जो धार्मिक पहलू से जुड़ी हुई है? अगर धार्मिक पहलू से जुड़ी हुई है तो क्या उस पर उस धर्म विशेष के दर्शन का प्रभाव है? उदाहरण के तौर पर अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर की संरचना में किस तरीके से हिंदू दर्शन का प्रभाव देखने मिलता है। अगर हम लेट्स से स्तूप की बात करते हैं तो स्तूपों में किस तरीके से हमको बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। उस पर जो कला दर्शाई गई है उस कला के ऊपर किस तरीके से हमको बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। जब हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, स्थापत्य के ऊपर दर्शन का क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको मेंस से दे रही हूँ स्थापत्य का, उसमें ये पूछा है कि जो प्रारंभिक बौद्ध स्तूप हैं, प्रारंभिक बौद्ध स्तूपों में लोक आख्यानों के माध्यम से किस प्रकार बौद्ध दर्शन चित्रित किया गया है। तो क्या पूछा उन्होंने? स्तूप के ऊपर जो कला बनी है, अब उस कला में जो दिखाया गया है उस कला को देख के क्या हमको बौद्ध दर्शन समझ में आता है? क्या उस कला में बौद्ध दर्शन क्या है? अहिंसा की भावना है, उसमें कंपैशन है, हमको करुणा की बात करनी है, उसमें हमको बराबरी की बात करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो दर्शन का हिस्सा है वो कला में कैसे दिखाई देता है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद तो नहीं कर सकते इसको, और ना ही कहीं आपको एक जगह ये चीज मिलेगा जिससे आप याद कर सके। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको अपनी समझ विकसित करनी है कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करें कि हमारी कॉन्सेप्चुअल समझ वहां पर विकसित हो। ठीक है, तो इन चीजों को हमको इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए ध्यान में रखना होगा। तो हम स्थापत्य में देखेंगे कुछ धार्मिक स्थापत्य के नमूने मिलेंगे, कुछ हमको गैर धार्मिक स्थापत्य के नमूने मिलेंगे। जैसे महलों का निर्माण, जैसे शहरों का निर्माण, पूरे पूरे शहर बसाए गए, बहुत बड़े बड़े महल बनाए गए, बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए, स्तंभ बनाए गए। तो वो सारी चीजें क्या है? वो गैर धार्मिक हमारा स्थापत्य है। तो उसको क्यों बनाया गया? उसको देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है? उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल क्या है? प्रारंभिक परीक्षा में पूछते हैं तो मुख्यतः क्या पूछ लेते हैं? महत्वपूर्ण स्थल पूछ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब हम सांस्कृतिक पहलू पढ़ते हैं और भी इसमें कुछ सब टॉपिक्स आएंगे जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहलू हमारा मुख्य होगा सांस्कृतिक। प्रश्नों की प्रकृति देखकर क्या समझ में आता है? यहाँ फोकस ज्यादा करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के बारे में जानकारी नहीं रखनी है। हमको यहाँ समझना ये है कि किसके बारे में औसत जानकारी से काम चल जाएगा और कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां हमको विशेष जानकारी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सिलेबस पहले समझना, क्योंकि जब हम सिलेबस देख रहे हैं तो एक लाइन का है, और जब हम वो एक लाइन देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा सेंस मेक नहीं करेगा। तो सबसे पहली समस्या तो यही आ जाती है। तो पहला जो हमारा चैलेंज है वो किस चीज में है? सिलेबस समझ में आए। दूसरा जो चैलेंज है ये आइडेंटिफाई करने में कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर काल पढ़ रहे हैं तो उस काल के बारे में क्या पहलू पढ़ना है, वो दूसरा चैलेंज है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं? विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है, अब ये समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें के लिए हमको ये संरचना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से पहलू को हम उसमें पढ़ें। ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक उस विषय की समझ बनना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक समझ में आ रहा है यहाँ पर कि क्या चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। क्लैरिटी है इस हिस्से में? ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे सोर्सेस क्या हैं, क्या हमको यहाँ पर स्रोत रखना है, तो एक बेसिक चीज जो आपको रखना है अपने स्रोत की तरह, वो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है, यहाँ हम राम शरण जो शर्मा है उनकी एनसीईआरटी है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, जो 11वीं क्लास में लगा करती थी, प्राचीन भारत। जो हमारी बेस किताब होगी वो यही होगी। ठीक है, इस किताब को हमको बार बार ध्यान से पढ़ना है, काफी अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ेंगे, ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से एक चीज ये भी होगा कि आपको लिखने का तरीका भी समझ में आता है। जब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं या जब हम अच्छी चीजों को पढ़ते हैं तभी हम अच्छे से लिखना भी सीख पाते हैं। ठीक, तो ये किताब को आप पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर अगर कला और संस्कृति का हम बात करें तो अगेन उसमें 11th क्लास का जो फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी है उसके आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से लिखी गई है, उसमें कई सारे आपको चित्र भी मिलेंगे। अब जब पढ़ रहे हैं तो चित्रों को भी पढ़ना है, संस्कृति उसी से समझ में आएगी कि हम चित्रों को देख करके कैसे उसका विश्लेषण करना सीखें। तो ये सारी चीजें जब हम टॉपिक दर टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें इनफैक्ट कई सारे इसमें हमने प्रश्न और ये इंक्लूड भी किया है आगे। एक हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जैसे ये एक तस्वीर है जो कालीबंगन में जूते हुए खेतों के प्रमाण का है। जब हम तस्वीर देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा, एक जो सभ्यता है वहां से हमको जूते हुए खेतों का प्रमाण मिल रहा है और वो जगह क्या है, कालीबंगन। याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, विजुअल्स जो है वो हमारे दिमाग में ज्यादा रहते हैं। ठीक, जो लिखा हुआ शब्द है उससे ज्यादा आसान होता है विजुअल्स को ध्यान रख पाना। ठीक है, एक हम आपको दिखाते हैं तस्वीर जिससे सीधा प्रश्न आया भी है और जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। ये सब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इस सब चीजों को हम पढ़ते हैं। जैसे ये एक तस्वीर है धौली एलिफेंट की, तो ये अशोक के समय का है और धौली में आप देखेंगे इनका ऑब्सेशन था हाथियों के साथ में, तो जगह जगह आपको हाथी देखने मिलेंगे। धौली में ये हाथी है, आप अपनी एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की देखेंगे तो उसमें भी ये तस्वीर आपको मिलेगी। तो अगर हमने उस तस्वीर को देखा है, नीचे देखा है क्या लिखा है धौली, तो हमको वहां से समझ में आ जाएगा कि धौली किस लिए प्रसिद्ध है, किस काल से बिलोंग करता है। अगर हमने उसको नहीं देखा है तो हम मगजमारी करते रहेंगे कि भाई क्या पूछ दिया है, ये कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि और धौली ऐसा साइट है जिसको पूछा है एक दो बार, एक बार ही नहीं रिपीट किया है उसको। ठीक है, तो जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में कौन सी मुख्य आपको तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, उन तस्वीरों का क्या मायने है, क्यों वही तस्वीर वहां डाली गई है, महत्वपूर्ण तभी तो वही तस्वीर डाली गई है, उस काल का जो भाव है उसको रिप्रेजेंट करता है, उससे जुड़ा हुआ बहुत प्रमुख संरचना वो रहा होगा, तभी उसको पुस्तक में जगह दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि जो प्रमुख हमारी संरचनाएं हैं जिनकी फोटोज एटलीस्ट दी गई हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़ते हुए पढ़ें। आप जनरली हम पढ़ते हैं तो हमारा आइडिया क्या होता है कि आधा पन्ना नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तस्वीर दे रखी है, उसको पढ़ लेंगे तो 4 पन्ने आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को भी हमको पढ़ते हुए ध्यान में रखना है कि क्या चीजें लिखी हैं, किन चीजों की तस्वीर दी गई है, क्योंकि संस्कृति हमको उससे बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अब अगर आपको इसके ऊपर एडवांस्ड रीडिंग करनी है तो कुछ हिस्सों में आप इग्नू का जो सांस्कृतिक इतिहास वाला मटेरियल आता है उसको आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, या नितिन सिंघानिया की जो किताब आती है उसको आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास में फिर आपको ये अपनी बेस बुक रखनी है एनसीईआरटी, बाकी उससे अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है, ये जो एक्स्ट्रा किताबें हैं वो काफी मोटी हैं, उनको पढ़ना बार बार, उनको रिवाइज करना, उनको याद रख पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना आवश्यक नहीं है, पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करके याद रखना भी आवश्यक है। तो इसलिए सोर्सेस को हमको लिमिटेड रखना है, जो हमारा स्रोत है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए और यूपीएससी मानती हो उसको। ठीक है, ये चीज हमारे लिए यहाँ पे जरूरी
है। तो बेसिक बुक के तौर पे हम आपको एनसीईआरटी सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको पढ़िए। बाकी क्लासेस से आपकी जो समझ विकसित होती है, जो नोट्स हैं, उसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। और उससे हमको पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस करते रहना है। क्लैरिटी है इस हिस्से में? अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, चले, टॉपिक सेम रहेंगे। हाँ, बुक्स हमको यही रखने हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है बुक पढ़ते हुए कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं साहित्य और स्थल, अगर आपको ध्यान में है साहित्य और स्थल और आप इसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो कोई जगह अगर आपको दिख रही है, जैसे बेसनगर करके एक जगह है जिसकी तस्वीर भी दे रखी है एनसीईआरटी में, तो वो जो प्रश्न पूछा है सीधा एनसीईआरटी से पूछा है, लेकिन बेसनगर देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या पूछ लिया साइड। तो जब आपको पता है कि स्थल पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी तो वही पढ़ रहे हैं आप, उसमें हमको ध्यान रखना है कि भाई कोई स्थल जो इसमें है वो हमारा मिस ना हो, ठीक है। तो इसको प्लस जो हमारे क्लास का डिस्कशन और नोट्स है उसको हमको उसके साथ में हमको इसको सप्लीमेंट करना होगा। क्लियर है ये पार्ट? जी हाँ जी, हाँ, कौन से डायग्राम की हम बात करें? तो चित्रों को तो हम एनालिसिस करना सीखेंगे ना यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास बहुत सीमित समय है और वो भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो ब्रीफ में यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और जो टॉपिक वाइज चीजें हैं उसको हम एक एक करके काफी डिटेल में करेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा जो हमारा हिस्सा है इसको हम ब्रीफली देखिए। यहाँ हमने काफी समय ऑलरेडी दे दिया है आपको स्ट्रक्चर समझाने में, तो ये चीज हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमको सिलेबस समझना है कि क्या चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो यहां अगर हम बात करें, यहां हम 3 पहलुओं में इसको बांट सकते हैं। एक जो हमारा पहलू होगा वो हो जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत का। अब दिल्ली सल्तनत में हम कई सारी डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। अब वहां भी राजनीतिक जानकारियों से हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अरे इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, कौन से राजा ने किसको हरा दिया, कौन से सुल्तान ने अपनी सीमा का विस्तार कैसे किया। आपको स्ट्रक्चर से पता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आर्थिक सामाजिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेसिक राजनीतिक जानकारी हमको करनी है। ये क्लास में करते हुए भी हम ऐसा नहीं है कि डिटेल्स छोड़ देंगे, वो डिटेल्स हम पढ़ेंगे, मगर वहां भी हम आपको रेगुलरली ये चीज याद दिलाएंगे कि देखो इस पे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रश्न कहाँ ज्यादा पूछा जाता है वो बाकी के हिस्से हैं, तो उसके ऊपर हमको फोकस ज्यादा करना होगा, ठीक है। जो दूसरा यहाँ पे हमारा हिस्सा आता है मध्यकालीन भारत में, वो आता है हमारा क्षेत्रीय राज्यों का। अब जब हम क्षेत्रीय राज्य में भी बात करते हैं तो कई सारे हमारे छोटे छोटे राज्य होंगे, जैसे काकतीय है, यादव हैं, होयसाल हैं। तो इन सब में हमको क्या करना है, सांस्कृतिक पहलू पे फोकस करना है। एक जो हमारा बहुत मेजर होगा विजयनगर साम्राज्य, वहां पर हमको राजनीतिक जानकारी भी होनी चाहिए, आर्थिक सामाजिक जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हमको डिवाइड ऐसे ही करना है कि कौन से हिस्सों पर हमको कितना फोकस करना है, तो वो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस से हमको समझ बन जाता है, ठीक है। अगला जो यहां हमारा मेजर टॉपिक आएगा वो होगा मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में भी पहलू हमारे वही होंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि कुछ ऐसे बादशाह होंगे जिनके पॉलिसीज में हमको ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे आप देखेंगे अकबर के समय से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, उस समय जो सांस्कृतिक विकास हुए, ऐसा नहीं है बाकियों से नहीं बनता है, अकबर के समय से ज्यादा बनता है। तो वो भी हमको पीवाईक्यू देख करके समझना है कि किससे प्रश्न कितना बन रहा है। मेजर फोकस यहाँ पर भी जो होगा सांस्कृतिक डेवलपमेंट के ऊपर होगा, बाकी पहलू भी महत्वपूर्ण है। मेजरली क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक विकास। जो मेंस में भी प्रश्न पूछा गया वो फारसी साहित्य के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से करके पहलू वही होंगे, फोकस भी जो हमारा एरिया जैसे हमने प्राचीन भारत में डिस्कस किया, यहां भी हमारा फोकस वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़ते हैं।
यहां भी हमारा जो एनसीईआरटी होगा सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत करके एनसीईआरटी है, पुरानी वाली। बेस बुक हमारी यहां पर भी वही होगी, ठीक है। अब आता है हमारा आधुनिक भारत, जो स्टूडेंट्स को तुलनात्मक रूप से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम इसको ज्यादा ध्यान देकर पढ़ते हैं। एक ये उसका बहुत बड़ा रीजन है। कला और संस्कृति जब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी मजा आएगा, ठीक है। अब अगर अभी का ट्रेंड देखें तो प्रीलिम्स में प्रश्नों की संख्या घटती जा रही है आधुनिक भारत में। मेंस में वेटेज वैसा ही है जैसा वेटेज हुआ करता था, 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो विश्व इतिहास से जोड़ करके पूछे गए हैं। जैसे इसी साल का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति से भारतीय हस्तकला और शिल्प जो कुटीर उद्योग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो वहां पे क्या किया है, विश्व इतिहास और आधुनिक भारत को जोड़ करके प्रश्न पूछा है। तो एक ये चीज भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए भी इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, हमको इसको भी कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। जैसे यहां जब हम पढ़ेंगे तो हम शुरू करेंगे यूरोपियों का आना, ठीक है। अब यूरोपीय आए, उन यूरोपियों में भी अंततः साम्राज्य स्थापना की ब्रिटिश ने। तो एक हम पहलू पढ़ेंगे कि ब्रिटिश और जो भारतीय राज्य हैं इनके बीच का संबंध, किनके किनके साथ युद्ध हुए, कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हैं, कौन सी संधियां साइन की गई, उन डिटेल्स को हम यहां पर पढ़ेंगे। यूरोपीय आए, यूरोपियों के बीच में क्या संघर्ष रहा, एक हमारा कॉन्सेप्चुअल हिस्सा वो बनेगा। अंततः ब्रिटिश विजयी हुए, ब्रिटिश का भारतीय राज्यों के साथ क्या संबंध रहा, उनके अपने अधिकार क्षेत्र की स्थापना और भारत पर राज के दौरान भारत छोड़कर गए उस समय किस तरीके से वो संबंध प्रभावित हुए, इन सब चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जिनको हराया उनको कैसे हराया, जिनको नहीं हराया, जिनके साथ हराने के बाद संधि साइन कर ली कि आप हमारा प्रभुत्व स्वीकार कर लें, उनके साथ में जो संधियां हुई उनके क्या पहलू थे, उनके साथ में जो विकास का क्रम है वो कैसा रहा, जब छोड़ के जा रहे हैं तो उन संधियों के लैप्स होने पर क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। तो इस चीज को हमको कॉन्सेप्चुअली इस विकास को यहां पर समझना है। इसके बाद हमको पढ़ना होगा ब्रिटिश नीतियां। अब ये नीतियां प्रशासनिक हो, ये नीतियां आर्थिक हो, ये नीतियां सामाजिक हो, ये नीतियां सांस्कृतिक हो, सबको हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। प्रशासनिक नीतियों पर भी प्रश्न आते रहे हैं, अभी भी प्रश्न आ रहे हैं। जब 3 ही प्रश्न पूछा जा रहा है मॉडर्न में, तो भी एक प्रश्न जो है वो इनकी प्रशासनिक नीतियां या संवैधानिक सुधारों से संबंधित है, ठीक है। तो इसको हमको कहां से उठाना है, जब से अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं तब से हमको, जब आजादी मिलने का पूरा नेगोशिएशन हो रहा है तब तक किस किस तरह पहले नीतियां क्या लेकर आ रहे हैं, संवैधानिक सुधार क्या लेकर आ रहे हैं, समझौते क्या कर रहे हैं, इन 3 हेडिंग के अंतर्गत हमको इन नीतियों को समझना होगा। इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, अब आर्थिक नीतियां चाहे खेती के संबंध में हो, चाहे जंगलों के संदर्भ में हो, चाहे शिल्प के संबंध में हो, चाहे व्यापार के संदर्भ में हो, इन चारों पहलुओं में हमको इनकी आर्थिक नीतियों को समझना होगा और इनकी आर्थिक नीतियों का परिणाम क्या रहा। तो ये जो नीतियां हैं इन सब नीतियों का प्रभाव क्या रहा, एक बहुत बेसिक चीज, विद्रोह, ठीक है। तो प्रश्न भी अगर आप देखें ना तो बहुत कॉन्सेप्चुअल आपको वहां पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है मेंस का, अगर हम आपको उदाहरण दें कि 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत में भूखमरी की केसेस की संख्या बढ़ती चली गई, इसका आपको विश्लेषण करना है। प्रश्न पूछा किस पे है, आर्थिक नीतियों के प्रभाव पे, ठीक है। तो आर्थिक नीतियां क्या हैं और कॉन्सेप्चुअली कैसे हम उसको समझें कि किस तरीके से उनके विकास से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको जोड़ के हमको एक साथ यहाँ पर
समझना होगा। सामाजिक सांस्कृतिक उनका हस्तक्षेप क्या है, तो शिक्षा में क्या हस्तक्षेप है, सामाजिक सुधारों में क्या हस्तक्षेप है, इन चीजों को हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय रिस्पॉन्स, कि जब वो ये सब कर रहे थे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या था। हमारा रिस्पॉन्स क्या उनके साथ सहभागिता का था। जैसे जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसमें हम सहभागिता का भी हिस्सा पढ़ेंगे। एक और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो होगा विद्रोह का। तो जब हम विद्रोह पढ़ रहे हैं तो विद्रोहों में हमको पढ़ना होगा किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, 1857 का रिवोल्ट, ये हमको वहां पे रिस्पॉन्स के रूप में पढ़ना होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो है राष्ट्रवादी आंदोलन, कि किस तरीके से जो उनके खिलाफ विद्रोह है उसने राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर लिया था। ठीक है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे गरम दल की नरम दल की पहले हम राजनीति पढ़ेंगे कि जो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, उनका किस तरीके का रिस्पॉन्स था, अगर उनका जो रिस्पॉन्स था उसके प्रति ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया। फिर हम पढ़ेंगे उग्रवादियों का क्या रिस्पॉन्स था, तो उसके उदाहरण के तौर पे हम पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब उस पर ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था। उसके बाद हम पढ़ते हैं गांधीवादी चरण। अगेन गांधीवादी चरण पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, खासकर अगर आप मेंस में पढ़ें तो उसमें आपको कई प्रश्न देखने मिलते हैं। तो गांधीवादी चरण में भी कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन है, हमको उनके डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। किस तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन है, क्या कोई ऐसा वर्ग है जिसका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्या कोई ऐसा वर्ग है जिसका पार्टिसिपेशन घटा है, ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, ये डिटेल्स हमको वहां मालूम होने चाहिए। जो ये आंदोलन है, इन आंदोलनों ने कैसे ब्रिटिश को धीरे धीरे समझौते करने पर मजबूर किया है, तो समझौतों के जो डिटेल्स हैं इस पे भी प्रश्न बनते हैं कि अलग अलग जो मिशन है, खासकर आप देखेंगे क्रिप्स मिशन पे कई सारे आपको प्रश्न देखने मिलते हैं। तो क्यों क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैबिनेट मिशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे समझौते हैं जिसके ऊपर प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो क्यों बनते हैं, ये सारा लॉजिक हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, और इसके साथ साथ अन्य लोगों का क्या योगदान है, क्योंकि ये जो हमने योगदान की चर्चा की वो योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। इनके अलावा जो अन्य समूह हैं, उदाहरण के तौर पे क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा है, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं उनका क्या योगदान रहा है, जो वामपंथी समूह रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है, कई सारे अन्य समूह रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है, इन सारे चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, और इन सब में आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में तो अब तक भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वही वेटेज मोर और लेस इसका मिलता है। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें। अब अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बिपिन चंद्रा की जो किताब है एनसीईआरटी वाली, अगेन ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली लिखी गई है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका वो बेहतर करेगा। ठीक, उसके साथ एक और किताब है स्पेक्ट्रम, तथ्यात्मक ज्यादा है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं, खासकर अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए। पहले स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत से मन उब जाएगा, तो पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वहां पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इसमें। पहले आप ये पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लें, समझ विकसित कर लें, फिर आप एक सरसरी निगाह से जो छठी से आपकी 10वीं तक की किताबें हैं उसको देख सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कोई एक साइट है जो वहां पे दे रखा है जो इसमें मिसिंग है, तो इसमें बस ऐड कर लेना है। ठीक है, एडिशन करना है, उससे बार बार जो सोर्स बुक होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। रिवीजन करने का 10 किताबों को वक्त नहीं होगा, तो एक बेस बुक होना चाहिए, बाकी कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं 2 टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार प्रश्न आता है। पढ़ेंगे हम कई सारे टॉपिक्स को कि आजादी के बाद से किस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, किस तरीके का आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक विकास हुआ है, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। 1991 तक इसको हम पढ़ते हैं। जो टॉपिक पे प्रश्न पूछा जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस का हिस्सा है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा पुनर्एकीकरण और पुनर्गठन पर पूछा जाता है, पिछले अगर आप 4-5 सालों से देखें।
ठीक है। विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे, कई सारे उसमें टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, मगर उसमें भी किसी देश का इतिहास हमको नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली उन चीजों को पढ़ना है। जैसे औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होगा, राष्ट्रवाद का विकास हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्या उसका प्रभाव रहा, तो सिलेबस में ही मेंशन्ड है कि उसका फॉर्म क्या है और उसका प्रभाव क्या है, उसको हमको पढ़ना है। तो विश्व युद्ध महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, जैसे इस साल भी पूछा है। तो ये जब हम शुरू करेंगे, जब हम किसी भी हिस्से की पहली क्लास करते हैं, तो उसमें हम ये सारे डिटेल्स पहले करेंगे, सिलेबस, पीवाईक्यूज, उसके बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आया है कि हमारे लिए सिलेबस जरूरी है, हमारे लिए विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जरूरी है, तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है, और बेसिक रेफरेंस बुक्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी हाँ, देखिए इस जब समझ नहीं आती है या कुछ चीजें भूल जाते हैं, इसके लिए तो क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं ना। एक बार आप क्लास में जब उन चीजों को डिटेल में समझेंगे, तो जो उससे जुड़ी हुई ट्रिकी चीजें हैं, जहां आपको कंफ्यूजन हो रही है, वो चीजें आपको फिर बेहतर समझ में आएंगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो निवारण तो टीचर्स हैं ही आपके लिए। ठीक है, पहले पढ़ लें, ठीक है, पहले एक बार क्लास कर लें, समझ लें, क्योंकि समझना ये जरूरी है कि पूछा क्या जाता है, नोट्स उसी के आधार पे आपके बनेंगे। नहीं तो जब आप पहले ही ये कर लेंगे कि बगैर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को समझे अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, तो फिर वो क्या होगा कि अननेसेसरी चीजें हो सकता है आप कई सारी लिख दें जिनकी आवश्यकता ना हो, कई सारी ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता है वो शायद छूट जाएंगी। ठीक है, तो एक बार ढंग से पहले सारे टॉपिक्स को कवर करें, उसमें जब विगत वर्षों का एनालिसिस होगा उसके आधार पर साथ में नोट्स बनेंगे। ठीक है, और अगर क्लास में है तो क्लास में ही नोट्स बनते हैं, तो उसमें आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ अगर न्यूज में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आया है रिसेंटली, तो उसको बस आपको ऐड करना होगा। ठीक है, चलें तो खत्म करें सेशन ये हिस्ट्री का। अब बाकी सब्जेक्ट के जो हैं एक्सपर्ट्स, वो आपसे अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। हैव अ गुड डे।